तो फिल्म की शुरुआत में हम सैम नाम के इंसान से मिलते हैं और सैम की वाइफ का नाम सेरा है। सेरा प्रेग्नेंट है एंड स्टिल सैम उसका ख्याल रखने के बजाय हमेशा अपने काम में ही लगा रहता है। सैम का एक आईटी स्टार्टअप है जो कि फिलहाल बहुत अच्छा नहीं चल रहा। इसके तुरंत बाद एक कट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैम के कार का एक्सीडेंट हो चुका है और वो बुरी तरह चोटिल है। वहाँ एक मेडिक पर्सन आता है जो सैम से कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे। सीन अगेन कट होता है जहाँ हम सैम को अब अस्पताल में एक बेड पे देखते हैं। हॉस्पिटल के जिस कमरे में सैम था वहाँ एक बूढ़ा पेशेंट भी दूसरे बेड पे था। सैम बेड से उठ के मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह अपने शरीर से डिटैच करता है और वो नर्स को बुलाने के लिए बजर दबाता है। इस दौरान सैम नोटिस करता है कि वो बूढ़ा पेशेंट अब अपने बेड पे नहीं था। तभी एकदम अचानक से वो बूढ़ा पेशेंट सैम पे हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सैम हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागता है जहाँ उसकी इस बूढ़े से जम के हाथापाई होती है। इन द एंड सैम खुद को बचाने के लिए बूढ़े को सर्जिकल नाइफ से मार देता है। इस पॉइंट पे सैम रियलाइज करता है कि ये हॉस्पिटल काफी खाली खाली सा था और ऐसा लग रहा था मानो सैम यहाँ खो सा गया है। अब सैम जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ उसे जमीन पे बूढ़े पेशेंट का शरीर नहीं दिखता, जबकि अभी कुछ ही सेकंड्स पहले तो सैम उस बूढ़े पेशेंट को मार गिराया था। ऐसे में सैम भागकर फिर से अपने कमरे में जाता है जहाँ वो बूढ़ा पेशेंट अब वापस अपने बेड पे पड़ा हुआ था। सैम फौरन अपने कपड़े बदलता है और अपना फोन चेक करता है जिसमें बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब इससे पहले वो कमरे से बाहर जा पाता, एक अजीब सी नर्स आके सैम को वहीं रेस्ट करने कहती है। सैम कहता है कि मुझ पे ये बूढ़ा इंसान हमला किया है, लेकिन अब बेड पे कोई नहीं था। इनफैक्ट अगले ही क्षण नर्स भी गायब हो गई थी। इस पॉइंट तक सैम बहुत कंफ्यूज था और वो नॉर्थ एलिवेटर की तरफ भागता है ताकि वो इस हॉस्पिटल से बाहर निकल सके। तभी वो देखता है कि दूर पे वही बूढ़ा पेशेंट खड़ा था जो कि अब दौड़ते हुए सैम की तरफ बढ़ता है। एंड मौके पे सैम एलिवेटर में घुस के दरवाजा बंद कर लेता है। स्टिल ये बूढ़ा पेशेंट अब एलिवेटर के ऊपर कूद गया था और ऊपर से अंदर आने की कोशिश में था, लेकिन इससे पहले वो अंदर आ पाता, लिफ्ट एक फ्लोर पे खुलता है और सैम लिफ्ट से फौरन बाहर निकल जाता है। इस पॉइंट पे सैम को हल्का सा अपना एक्सीडेंट याद आता है जहां उस वक्त उसके करीब दो लोग थे। एक मेडिक वाला बंदा जो कह रहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, वहीं एक पुलिस वाला भी था जो कि नेगेटिव बातें कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा था कि जिसकी कार से सैम की कार को धक्का लगा है वो बंदा पी के गाड़ी चला रहा था और वो तो मर ही गया है, सटली हिंटिंग कि सैम का भी वही हश्र होगा। अब यहाँ से सीन मोनिका नाम की लेडी पे शिफ्ट होता है जो कि अपना सर्जरी करवाने आई है। हम समझ पाते हैं कि मोनिका इससे पहले भी कई सर्जरी करवा चुकी है ताकि वो खूबसूरत दिख सके। वो होता है ना प्लास्टिक सर्जरी जिससे चेहरा अच्छा कर लिया जाए, बॉडी अच्छा कर लिया जाए वगैरह वगैरह। हाँ, तो इस बार वो अपने चेस्ट एरिया की सर्जरी करवाने वाली थी ताकि वो और सुंदर दिख सके। सर्जरी से पहले नर्स कहती है कि तुम ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हो, वहीं डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें और खूबसूरत बना दूंगा। इसके बाद मोनिका को बेहोश किया जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके आसपास कोई नहीं था। तभी एकदम से वहाँ तीन औरतें आती हैं जो कि नॉर्मल नहीं लग रही थी और वो मोनिका पे हमला बोल देती है। इन तीन लेडीज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो भी किसी तरह की प्लास्टिक सर्जरी के लिए ही इस हॉस्पिटल में आई होंगी। मोनिका यहाँ चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सैम को सुनाई देती है। जी हाँ, ये लोग सेम हॉस्पिटल में अभी थे। सैम यहाँ मोनिका के कमरे में आता है और मोनिका को इन तीनों से बचा के यहाँ से बाहर निकालता है। ऑल्दो इस भिड़ंत में सैम के पेट में थोड़ी चोट जरूर आ गई थी। खैर इसके बाद सैम और मोनिका एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं और अब दोनों मिलकर इस हॉस्पिटल से निकलने की सोचते हैं। हॉस्पिटल का लैंडलाइन फोन भी डेड था और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और सैम आवाज का पीछा करके एक कमरे में पहुंचता है जहां कार्टर नाम का एक इंसान टेबल पे हैंडकफ्ड था। कार्टर का कहना था कि उसे एक कॉप और डॉक्टर बेड से बांध दिए हैं और वो इस हॉस्पिटल पे इसलिए आया था क्योंकि उसे एक गोली लगी थी। मोनिका पूछती है कि तुम्हें कौन गोली मारा था और कार्टर कहता है कि मुझे एक पुलिस वाला गोली मारा था। ये सुन के मोनिका कार्टर की मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन सैम उसकी नहीं सुनता और कार्टर को आजाद कर देता है। अब ये तीनों हॉस्पिटल में साथ थे, लेकिन कुछ ही देर बाद इन पे वो तीन अजीब देखने वाली औरतें फिर से हमला कर देती हैं। ऐसे में सैम, मोनिका और कार्टर सीढ़ियों से भागने लगते हैं और सैम यहाँ एग्जिट का दरवाजा होल्ड कर रहा था, वहीं मोनिका और कार्टर नीचे भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सैम भी नीचे की ओर भागता है तो उसे लगता है मानो नीचे धुआं है और आग लगी हुई है। तभी एकदम से एक लंबा चौड़ा सा नर्स आता है जो कि सैम को स्टेयर एग्जिट से बाहर खींच लेता है और उसे नीचे जाने से मना करता है। सैम कहता है कि मेरे दो दोस्त नीचे गए हैं और मुझे उनकी मदद करना है, लेकिन ये आदमी कहता है कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। इसके बाद सैम को इस आदमी के चेहरे के फीचर्स गायब होते दिखते हैं जिससे उसका फेस बहुत डरावना दिख रहा था। लेकिन इससे पहले आगे कुछ होता, यहाँ एक लेडी आती है जो कि इस बड़े से आदमी को रेंच से मार के गिरा देती है। इस पॉइंट तक सैम बेहोश होने लग गया था और ऐसे में ये लेडी जिसका नाम लिली है
वो सैम को स्ट्रेचर पे ले जाने लगती है। तभी सीन में एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पे आता है जिसका नाम वर्जिल था। वर्जिल और डॉक्टर लिली में थोड़ी बातें होती है, जहाँ लिली कह रही थी कि मैं सैम को नीचे ले जा रही हूँ, लेकिन वर्जिल कहता है कि मेरे रहते तुम इसे नीचे नहीं ले जा सकती। लिली कहती है कि ये बंदा वर्कोहॉलिक है, देन वुमेनाइजर है, साथ ही इसका एक्सीडेंट टेक्स्ट एंड ड्राइव करने के कारण हुआ है। इस पे वर्जिल कहता है कि मे बी सैम एक गुड हार्ड वर्किंग ह्यूमन है जो कि आगे चल के एक फादर बनेगा। हाँ, लाइफ में वो कुछ मिस्टेक्स किया है, बट स्टिल उसका एक्सीडेंट दूसरे ड्रंक ड्राइवर के कारण हुआ है। ये सुनकर लिली कहती है कि फाइन, ये सैम का ही चॉइस होगा कि वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे। खैर, इसके बाद सीन फिर से सैम पे शिफ्ट होता है, जिसे वापस एक हॉस्पिटल बेड पे होश आता है। सैम तुरंत कपड़ा पहनता है, देन एक पेन किलर का डब्बा उठाता है और रूम से बाहर निकलता है। वहाँ सैम की मुलाकात फ्रैंक नाम के पुलिस वाले से होती है जिसके हाथ में पिस्टल था। ये दोनों फौरन रियलाइज करते हैं कि दे आर ऑन द सेम साइड और उन पे इस हॉस्पिटल में कुछ अजीब लोग हमला कर रहे हैं। यहाँ फ्रैंक सैम को खिड़की से बाहर देखने कहता है और खिड़की के बाहर बिल्कुल अंधेरा था, एज इफ पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो। सैम कहता है कि मे बी कुछ आपदा आई है, लाइक सम अटैक और मे बी हैकिंग वगैरह कुछ हुआ है वर्ल्ड वाइड, जिससे पूरा शहर का पावर गया है। लेकिन हॉस्पिटल में लाइट इसलिए है क्योंकि यहाँ का जनरेटर शायद अब तक चल रहा होगा। अब यहाँ पे हमें पुलिस वाले की लाइफ की कुछ झलकियां दिखाई जाती है, लेकिन उसको मैं एक साथ बाद में कवर करूंगा। फिलहाल जब सैम विंडो से बाहर देख के पीछे मुड़ता है तो पुलिस वाला फ्रैंक वहाँ पे नहीं था। खैर, सैम रेंच लेकर हॉस्पिटल में भटकने लगता है जब उसकी मुलाकात वर्जिल से होती है। सैम वर्जिल से बात करके उसको बताता है कि कैसे वो इस हॉस्पिटल में फंस गया है और उसके साथ अजीब घटनाएं हो रही है। यहाँ वर्जिल बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, इनफैक्ट उसे सब पता था। वर्जिल का कहना था कि लिली तुम्हें नीचे ले जा रही थी, लेकिन मैंने उसे रोका। मेरी मानो तो तुम ऊपर जाओ, जहाँ शायद तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ जाएगी एंड फिर तुम अपनी वाइफ से बात करके यहाँ से निकल पाओगे। तभी सैम को गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है और वो वर्जिल को लेकर यहाँ से निकलने की सोचता है। अब कमरे से बाहर आते ही इन्हें लिली मिल जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो फ्रैंक को खोज के उसके साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फ्रैंक के पास एक गन है। यहाँ एक अजीब बात यह थी कि लिली बार बार नीचे आने की बात कर रही थी, वहीं वर्जिल बार बार ऊपर छत पे जाने की बात कर रहा था। इस पॉइंट पे इन्हें फिर से वही बड़ा सा आदमी दिखता है जो कि कॉरिडोर में घूम रहा था और वर्जिल का कहना था कि अगर हम उससे आराम से बात करें तो वो हमें शायद रास्ता बताएगा। लेकिन लिली का कहना था कि उस इंसान का चेहरा गायब हो जाता है और उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, उसे मरना होगा। सैम धीरे धीरे उस बड़े से आदमी की तरफ बढ़ता है जब एक लाइट फिगर होती है और लाइट का ग्लास टूट के सैम पे गिरता है। तभी वहाँ वो बड़ा आदमी आ जाता है और वो सैम को लिली के साथ देख के कहता है कि तुम्हें इसके साथ नहीं होना चाहिए। वो सैम और लिली पे काइंड ऑफ हमला कर देता है और उसका चेहरा वापस से फीचरलेस हो जाता है। इस पॉइंट पे वर्जिल चिल्ला के कहता है कि उसे छोड़ दो और ये सुन के ये बड़ा आदमी वर्जिल के पीछे जाता है। अब इससे पहले सैम और लिली संभल के वर्जिल तक पहुंचते ये बड़ा आदमी वर्जिल के साथ गायब हो चुका था। इसके बाद लिली और सैम लिफ्ट में भागते हैं, लेकिन ये बड़ा आदमी वापस आकर लिली को भी उठा ले जाता है। सैम किसी तरह लिफ्ट से भाग के वापस लॉबी एरिया में पहुंचता है जहां अब वो अकेला था। अब यहाँ पे वापस से हमें सैम की लाइफ की कुछ झलकियां दिखाई जाती है, लेकिन एज आई सेड बिफोर, कैरेक्टर्स की लाइफ के बारे में हम सही समय पे डिटेल्ड रूप से जानेंगे। मूविंग ऑन, सैम को इस लॉबी एरिया में मोनिका मिलती है जो कि बताती है कि लॉबी एरिया में कोई डोर्स वगैरह नहीं है। इसके ठीक बाद लिफ्ट से लिली भी आती है जो कि लिफ्ट डोर्स की मदद से उस बड़े आदमी का गर्दन ही काट दी थी। देन फ्रैंक भी लॉबी एरिया में आता है एंड देन हम कार्टर को भी यहाँ आते देखते हैं। अब कार्टर को देख के फ्रैंक अपना गन उस पे तान देता है, सेइंग कि कार्टर एक मुजरिम है। वहीं कार्टर का कहना था कि फ्रैंक ही उसको बिना मतलब शूट कर दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको फ्रैंक और कार्टर के लाइफ के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। दरअसल हॉस्पिटल में आने से पहले फ्रैंक, जो कि एक कॉप है, वो किसी स्टोर में गया था। स्टोर में उस वक्त एक बंदा रॉबरी कर रहा था और स्टोर का ओनर फ्रैंक से कहता है कि हुडी वाला बंदा रॉबर है। फ्रैंक अपना गन लेके मुड़ता है जहाँ वो स्टोर में 3 लोगों को देखता है। एक व्हाइट बंदा जो कि हुडी में था और वही रॉबर था। देन कार्टर जो कि हुडी में था एंड कार्टर वाज ब्लैक, लेकिन वो निर्दोष था। एंड देन वहाँ एक ओल्ड लेडी भी थी। कार्टर और ओल्ड लेडी फ्रैंक से कहते हैं कि रॉबर दूसरा वाला व्हाइट हुडी गाय है, लेकिन फ्रैंक मोस्टली रेसिस्ट था, इसलिए वो कार्टर पे ही हमला कर देता है। ऐसे में यहाँ गोलियां चलती हैं और वो असली रॉबर फ्रैंक को शूट करता है। फ्रैंक भी उसको शूट करता है और क्रॉस फायर में उस बूढ़ी औरत को भी गोली लगती है। इन सब के बीच कार्टर बच के बाहर भागता है, लेकिन फ्रैंक बाहर जाके कार्टर तक को गोली मार देता है जो कि एक निर्दोष था। इसी के बाद कार्टर और फ्रैंक इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और अब हॉस्पिटल में क्या हो रहा है वो तो आप जानते ही हैं। खैर, हॉस्पिटल में सैम सबको साथ मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाने कह रहा था, लेकिन फ्रैंक और मोनिका बार बार कार्टर को क्रिमिनल बुला रहे थे। ऐसे में कार्टर फ्रैंक को रेसिस्ट कह देता है और फ्रैंक कार्टर को वहीं सर पे गोली मार देता है। इसके बाद फ्रैंक चार्ज लेता है और वो डिसाइड करता है कि सभी एलिवेटर से बेसमेंट यानी नीचे जाएंगे। एलिवेटर खुलता है और अचानक से एक अदृश्य घोंसली पावर फ्रैंक को अंदर खींच लेती है। एलिवेटर के अंदर धुआं भरा हुआ था और यहाँ लिली सैम को उसके साथ रहने कहती है। मोनिका डर के भागती है और सैम मोनिका को काम डाउन करने उसके पीछे जाता है। सैम मोनिका को समझाता है कि भली स्टेयर्स और एक एलिवेटर में धुआं है, घोंसले फिगर्स है, लेकिन एक दूसरा एलिवेटर भी है जिससे वो बाहर निकल सकते
सकते हैं। ये दूसरा एलिवेटर वही था जिससे सैम फर्स्ट टाइम आया था उस बूढ़े वाले आदमी से बच के। ऐसे में लिली, सैम और मोनिका उस एलिवेटर की तरफ जाते हैं और रास्ते में ये लोग हॉस्पिटल के मॉर्ग से गुजरते हैं। अब मॉर्ग में कुछ लोगों की लाश थी, लाइक वो बूढ़ी औरत जो कि कार्टर के साथ स्टोर पे थी और गन फायरिंग में मारी गई थी। देन स्टोर का एक्चुअल हुडी वाला व्हाइट रॉबर, या फिर वो ड्रंक ड्राइवर जो कि सैम की कार को ठोक दिया था, इत्यादि। अब इनकी लाश को देखकर हम मोनिका के अंदर थोड़ा पछतावा देख पाते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ में वो सिर्फ अपनी ब्यूटी के पीछे भागी थी। इसके लिए वो फेस सर्जरी करवाई, बॉडी में अलग अलग सर्जरी करवाई और अभी वो अपना चेस्ट एनहांसमेंट करवाने आई थी, जिसके बाद वो इसी हॉस्पिटल में फंस गई है। एनीवेज, एक पॉइंट पे इस मॉर्ग में पड़ी सारी लाशें उड़ जाती है और अचानक से यहाँ फ्रैंक फिर से आ जाता है। फ्रैंक फिर से सबको डरा धमका के सबके साथ नीचे आने लगता है, जहाँ उसे एग्जिट भी दिख जाता है। ऑल्दो इस एग्जिट के पास धुआं धुआं था। तभी एकदम से कार्टर भी यहाँ आ जाता है और वो फ्रैंक पे हमला कर देता है। ये दोनों एक दूसरे को चोटिल करते हैं, लेकिन फ्रैंक फिर से हाथापाई जीत लेता है। इसके बाद अचानक से फिर से घोस्टली अदृश्य पावर फ्रैंक को एग्जिट से बाहर खींच ले जाती है। अब इन घटनाओं के कारण मोनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी और वर्जिल भी एकदम से यहाँ आ जाता है। लिली अब भी सैम को कन्विंस कर रही थी कि उसे एग्जिट से बाहर जाना होगा और नीचे ही रास्ता है, लेकिन अब सैम लिली की बात नहीं सुन रहा था। रादर वो वर्जिल के साथ एलिवेटर से ऊपर जाना चाहता था। यहाँ मोनिका रोए जा रही थी और एक पॉइंट पे हम लिली के आईज को ब्लैक होते देखते हैं, जिससे मोनिका भी धुएं वाले एग्जिट की तरफ खींची चली जाती है। ये देखकर सैम समझ गया था कि लिली सही नहीं है और इसीलिए फाइनली वो वर्जिल के साथ लिफ्ट में जाता है। यहाँ सैम को रियलाइज हो गया था कि वो अभी जिस जगह पे है वो रियल लाइफ तो बिल्कुल नहीं है, वरना सारे कैरेक्टर्स मरने के बाद भी वापस कैसे आ जा रहे हैं विदाउट एनी इंजरी। तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये किसी तरह का आफ्टर लाइफ है। वर्जिल का कहना था कि ये जगह ना हेल है, ना हेवन है और ना ही समथिंग इन बिटवीन। अब वर्जिल के साथ आगे बढ़ते हुए सैम को एक किड्स रूम जैसा जगह दिखता है, जहाँ वो अपनी वाइफ को बच्चे के साथ देख पाता है। ना ऑफ कोर्स ये एक विजन था जहाँ सैम की वाइफ उसे काइंड ऑफ वापस बुला रही थी। ना उस पॉइंट पे मैं आपको सैम की लाइफ की कहानी थोड़ी और बता देता हूँ। तो आप इतना तो जानते ही हैं कि सैम वर्कोहॉलिक था, उसका एक्सीडेंट टेक्स्ट और ड्राइव करने के कारण हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ और डिटेल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैम अपनी वाइफ पे शायद चीट भी किया था, ऑल्दो अब वो सुधर गया था और उसकी वाइफ भी उसको उस चीटिंग के लिए माफ कर दी थी। बट स्टिल सैम अब सिर्फ अपने काम में रहता था और वाइफ की केयर तक नहीं करता था, जबकि उसकी वाइफ सैम और उसके होने वाले बच्चे का बहुत ध्यान रख रही थी। कहीं ना कहीं सैम इन सब बातों को रिग्रेट कर रहा था और वो वर्जिल से पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। वर्जिल कहता है कि यहाँ जो लोग भी हैं वो मृत नहीं है, बल्कि अगर आप इस जगह पे मारे जाते हो तो आप और भी डिसओरिएंटेड और पागल जैसे हो जाते हो। तभी वो बूढ़ा इंसान पागलों की तरह हमला कर रहा है। देन फ्रैंक और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। इनफैक्ट कार्टर भी मरने के बाद जब वापस आया तो वो बहुत गुस्से में फ्रैंक पे हमला किया था। देखा जाए तो सैम यहाँ एक भी बार मरा नहीं था और इसीलिए शायद वो अब तक सेन है। लोग यहाँ जितना डिसओरिएंट होंगे वो यहाँ उतने लंबे समय के लिए फंसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो 3 लेडीज जो कि बिना सोचे समझे सब पे हमला कर रही हैं, वो काफी समय से फंसी होंगी। इनफैक्ट वो बूढ़ा इंसान तो सोचो कब से फंसा हुआ होगा। वर्जिल कहता है कि वो बस एक गाइड है जो कि सैम को सही जगह पहुंचाना चाहता है। इनफैक्ट डॉक्टर लिली भी एक गाइड है जो कि सैम को कहीं और ले जाना चाहती है। तो यहाँ शायद हेल, हेवन या फिर लाइफ और डेथ का खेल हो रहा है, जहाँ वर्जिल एक अच्छा आदमी है और लिली बुरी है। हम फिर से सैम के एक्सीडेंट का सीन देखते हैं, जहाँ वो मेडिक जो कि फ्रैंक को हौसला दे रहा था वो वर्जिल ही था। वहीं पे डीमोटिवेट करने वाली पुलिस लिली थी। देन कार्टर फ्रैंक वाले केस में वो बूढ़ी औरत काइंड ऑफ वर्जिल थी जो कि फ्रैंक को सही क्रिमिनल की तरफ पॉइंट कर रही थी। लेकिन स्टोर का ओनर काइंड ऑफ लिली थी जो कि फ्रैंक को भड़का रही थी ताकि फ्रैंक भड़क के अपना रेसिज्म दिखाए और कार्टर को खत्म कर दे जो कि एक निर्दोष था। इनफैक्ट मोनिका की सर्जरी के दौरान भी एक नर्स बोली थी कि तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो। वेल, वो वर्जिल था, जबकि डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें और खूबसूरत बना दूंगा। वो डॉक लिली थी। मतलब ये मेटाफर है काइंड ऑफ जो कि वर्जिल और लिली को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली वो लोग नहीं थे। आई होप आप यहाँ पॉइंट समझ रहे होंगे कि कैसे हर इंसान के लाइफ पे इविल वर्सेस गुड, डार्कनेस वर्सेस लाइट का एक द्वंद्व हमेशा रहता है और चॉइस इंसान के हाथ में है। यहाँ गुड या फिर लाइट वर्जिल है और इविल या फिर डार्कनेस लिली। और लिली को आप लिलिथ भी कह सकते हो। इनफैक्ट इसका एक जिक्र भी मूवी में हुआ था। ये सब सुन के सैम डिसाइड्स कि वो जल्द से जल्द ऊपर जाएगा छत पे। यहाँ रास्ते में सैम को एक बच्ची दिखती है जो कि मूवी के दौरान 1-2 बार कुछ सेकंड्स के लिए दिखी थी, लेकिन मैं आपको नहीं बताया बिकॉज इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। बट अभी बता रहा हूँ क्योंकि अब बच्ची का थोड़ा रोल है और हम देख पाते हैं कि ये बच्ची थोड़ी जली हुई से दिख रही थी। यहाँ सैम उसे अपने साथ ऊपर छत पे ले जाने लगता है। ये तीनों एलिवेटर में जाते हैं जहाँ वो बूढ़ा आदमी फिर से सैम पे हमला कर देता है। सैम उससे लड़ते हुए बच्ची को स्टेयर से ऊपर भागने कहता है और एक पॉइंट पे ये बूढ़ा आदमी सैम को स्टैब करता है, जिसके बाद सैम खुद को काइंड ऑफ रियल हॉस्पिटल में पाता है जहाँ कई लोग थे। यहाँ अगेन वो अजीब सी नर्स सैम को घसीट के वापस उसके बेड पे ले जाने लगती है और सैम देख पाता है कि रियल लाइफ में वो बुरी तरह चोटिल है और आईसीयू में है। उसकी वाइफ प्रे कर रही है कि सैम बच जाए, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ सैम को वो इलेक्ट्रिक वाली ट्रीटमेंट होती है ना जो कि 1 2 3 चार्ज करके देते हैं,
हैं, हाँ तो वो कर रहे हैं उसके हार्ट को रिवाइव करने के लिए। अब उसी इलेक्ट्रिक वाली ट्रीटमेंट की वजह से सैम एक बार लाइट ग्लास को टूटता हुआ महसूस किया था, अगर आपको याद हो तो। खैर इसके बाद सैम वापस इस हॉन्टेड टाइप हॉस्पिटल वाले सिनेरियो में आता है जहाँ नर्स का चेहरा भी फीचरलेस हो चुका था। तभी वर्जिल यहाँ आके नर्स पे हमला करता है और सैम को बचाता है। सैम यहाँ फिर से बेड पे उस बूढ़े पेशेंट को लेटा देखता है और उसको ऐसा लगता है कि कहीं वो बूढ़ा इंसान मैं ही तो नहीं हूँ। वो वर्जिल से पूछता है कि मैं कितने समय से यहाँ फंसा हूँ और वर्जिल कहता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये फेसलेस लोग तुम्हें यहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन यू कैन ऑलवेज चूज लाइफ। तुम्हारे पास चॉइस है। और हाँ, वो बड़ा आदमी था ना, वो भी अच्छा आदमी है जो कि तुम्हें नीचे जाने से बचाना चाहता था। खैर इस सब डिस्कशन के बाद सैम स्टेयर से ऊपर भागता है और लिली उसे फिर से स्टेयर्स पे रोकती है। वो कहती है कि रेज विथ मी, लेकिन सैम उसकी एक नहीं सुन रहा था। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग भी लिली का साथ दिए, मतलब लिली के रास्ते पे गए, रेज किए, वो सब रियल वर्ल्ड में मर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंक, कार्टर एंड मोनिका। तभी वहाँ फिर से वो बड़ा आदमी आता है और लिली को उठा ले जाता है। मौका पाकर सैम ऊपर भागता है और ऊपर छत के पास उसे वही बच्ची मिलती है जो कि ऑलरेडी वहाँ पहुंची हुई थी। और यहाँ रूफ के डोर के होल में से सैम सनलाइट फील कर पा रहा था। वो डोर ओपन करता है, यानी अब उसे रूफ का एक्सेस मिल चुका था। नाउ रियल लाइफ में हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जिसके फेस पे मरहम पट्टी थी। बच्चे के पेरेंट्स उसके करीब थे और वो काफी उदास थे। इधर सैम पहले बच्ची को डोर के थ्रू लाइट की ओर छत पे भेजता है। देन हमें रियल लाइफ में सैम की हालत दिखाई जाती है जहाँ वो बेहोश हॉस्पिटल में पड़ा है और उसकी वाइफ उसके साथ है। सैम की वाइफ उसे अपना होने वाला बच्चा महसूस करवाती है, देन उसे आई लव यू कहती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सैम के फोन में अब सिग्नल आ गया था जिसपे उसके वाइफ का आई लव यू टेक्स्ट आया था। सैम आई लव यू रिप्लाई करता है और वो भी लाइट की ओर रूफ पे जाता है। इनफैक्ट सैम का रिप्लाई उसकी वाइफ के फोन पे भी आता है। इन सीन्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये बच्ची और सैम रियल वर्ल्ड में जिंदा हो गए होंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में मॉनिटर पे इनकी पल्स और हार्ट बीट 0 दिखती है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी डिस्कॉइड फिल्म की कहानी। एंड आई नो कि इस फिल्म को लेकर स्पेशली इसके एंडिंग को लेकर आपके मन में काफी कंफ्यूजन होगा। मेरे मन में भी कंफ्यूजन है, स्टिल मैं आपको इसकी सारी थियरीज एक एक करके बता देता हूँ। तो पहले अगर फिल्म की कहानी पे बात करें तो हम कुछ कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जिनके जिंदगी की कुछ झलकियां हमें दी गई है। यहाँ मेन कैरेक्टर सैम था जो कि परफेक्ट हस्बैंड नहीं था। आई मीन शायद वो पास्ट में चीट किया था, देन अभी वो फैमिली छोड़ के अपने वर्क में बिजी रहता था, वगैरह वगैरह। स्टिल वो एक हार्ड वर्किंग ह्यूमन था जो कि अपनी बीवी से प्यार करता था। और ऐसे में जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वो खुद को एक अजीब से हॉस्पिटल में पाता है। ये जगह या तो ह्यूमन लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच की जगह है, या फिर ये वो जगह है जहाँ डिसाइड किया जाएगा कि इंसान स्वर्ग में जाएगा या नर्क में। इस जगह पे 2 गाइड्स हैं, पहली लिली जिससे हम लिलिथ भी कह सकते हैं और दूसरा गाइड है वर्जिल। लिलिथ लोगों को मौत, डार्कनेस या फिर नर्क की तरफ धकेलने की कोशिश करती है, विच ऑल्सो इज एन ईजी वे आउट। वहीं वर्जिल लोगों को जीवन, लाइट या फिर स्वर्ग की तरफ भेजना चाहता है, विच यूजुअली इज द हार्ड वे आउट। इन्हीं चीजों को बेसमेंट और रूफ या फिर हम कह सकते हैं नीचे या ऊपर से रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ बेसमेंट मतलब नीचे जाना मतलब कि मौत, डार्कनेस या फिर नर्क है, और रूफ यानी कि ऊपर जाना रिप्रेजेंट करता है जीवन, लाइट या फिर स्वर्ग को। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि यहाँ दिखाए गए कैरेक्टर्स के पास एक चॉइस थी कि वो क्या चूज करना चाहते हैं। अब चाहे वो फ्रैंक हो, मोनिका हो, कार्टर या फिर सैम, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को चॉइस नहीं दिया गया था। वो सीधे मॉग में थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरे लोग थे। लाइक वो ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाला इंसान जो सैम की कार को ठोका था, या फिर वो हुडी वाला व्हाइट रॉबर क्योंकि वो तो रॉबर ही था। जहाँ तक उस बूढ़ी लेडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेल हो सकता है वो सिर्फ वर्जिल की एक काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन थी जो कि वहाँ थी। बाकी कैरेक्टर्स लाइक सैम, फ्रैंक, मोनिका और कार्टर ये निहायती बुरे या अच्छे लोग नहीं थे, रादर समवेयर इन बिटवीन। इसलिए यहाँ इनका जजमेंट हुआ जहाँ इन्हें मिला चॉइसेस। अब फ्रैंक यहाँ भी अपना रेसिज्म नहीं छोड़ा और गलत चॉइसेस लिया, इसलिए वो नीचे गया और रियल लाइफ में भी मर गया। मोनिका भी हार मान गई और उसका भी वही हश्र हुआ। कार्टर वैसे तो कुछ खास बुरा किया नहीं, लेकिन एक बार जब यहाँ फ्रैंक उसे मार दिया था तब वापस आने के बाद वो भी एकदम डिल्यूजनल और वायलेंट हो गया था। एक सैम ही था जो कि अंत तक अच्छाई की तरफ रहा, हालांकि बीच में वो भी भटका था, लेकिन इन द एंड वो रूफ तक गया जहां उसे लाइट दिखा। आपको याद होगा कि सैम पे एक बूढ़ा आदमी अटैक कर रहा था और सैम को ऐसा लगता है कि वो बूढ़ा आदमी वही है। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सैम को एक विजन दिखाया जा रहा था कि अगर वो सही रास्ते पे नहीं गया तो वो जिंदगी भर यहाँ फंसा रह सकता है, वैसे ही बूढ़ा हो जाएगा और बिना मतलब लोगों पे अटैक करता रहेगा। नाउ देखा जाए तो फिल्म में लिली या लिलिथ का कैरेक्टर कहीं ना कहीं जूइश माइथोलॉजी को नजर में रख के लिखा गया है, जहाँ लिलिथ को गार्डन ऑफ ईडन से बैनिश कर दिया गया था। वहीं वर्जिल एक एंशिएंट रोम पोएट थे, लेकिन उनके काम को अगर आप देखेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ समझ पाएंगे। उस पर हम इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि यहाँ कैरेक्टर का नाम और रिप्रेजेंटेशन भी सोच समझ के किया गया है। अब आते हैं सबसे बड़े डिबेट पे कि क्या लास्ट में सैम और वो छोटी बच्ची रियल जिंदगी में जिंदा बच पाए या फिर ये जगह स्वर्ग और नर्क का डिसीजन लेने के लिए था। वेल दिस डिपेंड्स कि ये हॉस्पिटल किस तरह की जगह थी। अगर ये हॉस्पिटल एक ऐसी जगह थी जो कि ये डिसाइड करता है कि कैरेक्टर्स आफ्टर लाइफ में कहाँ जाएंगे,
देन सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी मर चुके थे। सैम और वो बच्ची हेवन की ओर गए, इसलिए शायद मूवी के एंड सीन में रियल लाइफ में दोनों के मॉनिटर पे 0 पल्स और हार्ट रेट था। मतलब कि वो लोग मारे ही गए थे, जस्ट दैट हेवन या हेल में जाने का डिसीजन यहाँ पे हो रहा था। वहीं अगर हम ये कंसिडर करें कि ये जगह रियल लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच की जगह थी, देन सैम और वो बच्ची जिंदगी पाएंगे। भले उनका मॉनिटर फिलहाल 0 हार्ट रेट और पल्स रेट बता रहा है, लेकिन शायद फिल्म जब खत्म होगी उसके बाद ये दोनों यहाँ से एकदम रिकवर कर जाएंगे, मतलब इस फिक्शनल वर्ल्ड में। ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये पूरी लड़ाई टफ पाथ्स लेके जिंदा रहना या फिर इजी पाथ्स लेके मरने की लड़ाई थी। इस पूरे मिस्ट्री को डायरेक्टर हम व्यूअर्स पे छोड़े हैं ताकि हम अपने ढंग से इसे इंटरप्रेट कर सके। ऐसे में आप बताइएगा कि आपका क्या मानना है। मेरा पर्सनली मानना है कि सैम और वो बच्ची जिंदा बच जाएंगे रियल लाइफ में, क्योंकि वर्जिल फिल्म में कहा था कि जीना और मरना भी एक चॉइस है एट दिस प्लेस, जिसे सैम को खुद चुनना है, और सैम और वो बच्ची जीवन को चुने थे। नाउ एक्सप्लेनेशन सुन के आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इस मूवी को 0% रेटिंग से जस्ट 3.8 स्टार्स कैसे मिले हैं। वेल, भले मूवी डीप है, लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ डायरेक्शन काफी वीक है, और डायरेक्शन से भी ज्यादा कुछ वीक है तो पात्रों की एक्टिंग, मतलब कुछ पॉइंट्स पे एकदम कॉर्नी और चाइल्डिश लगती है। फिल्म के एंड तक हम कंफ्यूज ही रहते हैं, नॉट इन अ गुड वे, और इसलिए लोग शायद फिल्म को पसंद नहीं कर पा रहे थे। फिल्म के कैरेक्टर्स बहुत ही कैरिकेचरस वे में लिखे गए हैं, जो कि एक हॉरर जैसे फिल्म के लिए सूट नहीं करता। कॉमेडी होता तो अलग बात थी। स्टिल आई बिलीव कि ये फिल्म इतना कम रेटिंग्स तो डिजर्व नहीं करती। आई मीन 0% ऑन रॉटेन टोमेटोज इज अ बिट टू मच। मैं पर्सनली इस फिल्म को 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा, क्योंकि इसमें डीपर मीनिंग्स थी। अब इस पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और याद रखना आपको भी रेटिंग करना है आउट ऑफ 10। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।